उत्पादन हम क्यों कर रहे हैं? यदि हमारे उत्पादन का कोई रेट भी तय नहीं हुआ, हमारे उत्पादन की कोई बिक्री भी तय नहीं हुई, और हमें कोई आया और उसने हमको बता दिया इसमें बड़ा फायदा है और हमने बिजाई कर दी, और पता लगा खरीदने के समय वो गायब हो गया, या लेने आया तो अपनी शर्तों पर लेने आया। अभी एक कंपनी का हरियाणा में एक सेक्टर में आलू के उत्पादन, बीज उत्पादन का काम है। उन्होंने क्या काम कर रखा है, वो आलू का बीज भी देते हैं और एक ग्रेडिंग के साइज का आलू लेते हैं, लेकिन उसके इस कार्यक्रम में कोई दवाई भी ऐसी जरूर उनको देनी होती है जिससे आलू का साइज मोटा हो ही ना, वो एक ही ग्रेड में चले। अब वो इस तरीके की तकनीकें कंपनियों की, अब देखने में ये आया कि अच्छा रेट होने के बाद भी किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही, क्योंकि उसने आलू का वजन ही घटा दिया। पत्ते कटवा देंगे, पहले पत्ते कटवा देंगे, कोई दवाई लगवा देंगे, क्योंकि उन्हें तो बीज से मतलब है। कंपनी जो आएंगी उनको तुम्हारी आमदनी से मतलब नहीं है, उनको अपनी आमदनी से मतलब है। चाहे वो तुम्हें बीज बेचें, चाहे दवाई बेचें, कुछ भी करें। इसलिए कंपनियों के झांसे में चाहे 10 साल खेती कर ली, चाहे 50 साल कर ली, कोई रास्ता निकलता नहीं। क्यों? क्योंकि जो कंपनियों का जो ऑर्डर है, जो कंपनियों का जो आदेश है, कंपनियों का काम करने का जो तरीका है, वो केवल और केवल लाभ के लिए है, वो किसी सुधार के लिए, विकास के लिए नहीं है। ये बात हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। हम आज सरकार की भी कोई चर्चा नहीं करेंगे, हम नीतियों की भी चर्चा नहीं करेंगे, हम उन मुद्दों की चर्चा करेंगे जहां हम मिलकर चल सकते हैं। तो पहली बात, मैं कुछ थोड़ा सा आपके सामने बोर्ड पर भी डिस्कस करूंगा ताकि ये थोड़ा सा आपको स्पष्ट हो जाए कि ये इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। उत्पादन का प्रबंधन सब है कि हमने उत्पादन जो किया उसकी गुणवत्ता क्या होगी। ये हमने तय की। जब मैं किसी भी उत्पादन को गुणवत्ता से के साथ जोड़ लेता हूं, तो अभी तक हमें क्या है, अभी तक हमको अभ्यास है केवल उत्पादन को मात्रा में बढ़ाने का। किसानों को सबको ध्यान देने की जरूरत है। अभी हमारा जो सारा दिमाग है वो किस जगह लगा हुआ है कि कोई लागत, कोई बीज, कोई तरीका ऐसा हाथ लग जाए कि हमारे खेत में पैदावार बढ़ जाए, तो खर्चा कम हो जाए, पैदावार बढ़ जाए, मेहनत भी कम करनी पड़े। इस पर अभी हमारा ध्यान रहता है। हम इसके साथ एक चीज और जोड़ रहे हैं कि उस पर जरूर ध्यान दो आप, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ लो कि बाजार में इस समय मात्रा नहीं बिक रही, गुणवत्ता बिक रही है। क्या हो रहा है कि बाजार जो है इस समय वो मात्रा को नहीं देख रहा, वो देख रहा है कि आपकी जो चीज है उसकी क्वालिटी क्या है। तो अब क्वालिटी को गवाही देने वाला कोई हो, आप तो सभी ये कहेंगे मेरी चीज तो बहुत अच्छी। तो गुणवत्ता के लिए क्या काम करना पड़ेगा, उसका नाम है प्रमाणीकरण। क्या चीज है? गुणवत्ता को कैसे बनाए रखना है, इसके लिए हमको क्या समझना है? प्रमाणीकरण माने कौन उसका प्रमाण देगा। जैसे आप स्कूल में पढ़ने गए और आपने कक्षा 12 पास किया, तो क्या मिलता है आपको? आपको एक कागज मिलता है जिस पर ये लिखा रहता है कि आपने इसी स्कूल से इस विषय में कक्षा 12 पास किया है। उसको दूसरे को देखते हैं तो यकीन आता है। ऐसे ही जैविक खेती में आपको कोई ऐसा कागज जरूर मिले जिसकी ये गवाही हो कि आप दुनिया के सामने कह सकें कि भाई मैंने जो चीज़ पैदा की है इसमें क्वालिटी है, इसमें कोई जहर नहीं डाला गया है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसकी गवाही देने का कोई तरीका है तो उसका नाम क्या है? प्रमाण। इसलिए जैविक खेती में उत्पादन के साथ साथ हमको किसको भी समझना है? प्रमाणीकरण को भी समझना है, ताकि गुणवत्ता की जिम्मेदारी कौन लेगा।
अब इसमें सरकार ने एक बड़ा काम ये कर दिया कि इसके नकली सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा सकते। मतलब जैसे आप कोई ये सोचें कि भाई स्कूल में तो थोड़ा खुशामद सुशामद करके और पुराने रजिस्टर में नाम वाम लिखवा के कुछ चल जाता है। हालांकि मैं तो देख रहा हूँ त्यागी जी बैठे वो भी नहीं चल रहा, क्योंकि अब ज़्यादातर ऑनलाइन सिस्टम है। ये हमारे बीच में तो ऐसे भारतीय बैठे हैं जो इन सब चीज़ों से निकल ही रहे हैं। तो ये अब जब से ऑनलाइन सिस्टम लागू हुआ है तो उसमें पहले से ही डाटा भरना पड़ता है, और पुराने रजिस्टर की जो खाली जगह ही अब काम नहीं आ रही, क्योंकि डाटा में तो अपडेट ही भरा जाएगा। तो पीजीआर सर्टिफिकेशन भारत सरकार का एक पोर्टल है जिसमें हमको सही समय पर सूचना भरनी होती है। किसानों को तो अभ्यास है नहीं भरने का, कौन भरेगा? इसके लिए आपके बीच में जो सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के लोग जाते हैं, माने चेतना विकास स्वराज ट्रस्ट के जो प्रतिनिधि आपके बीच में जाते हैं और आपसे चर्चा करते हैं, उनका ये बेसिक काम है कि आपकी ये मदद कर दें कि आपके सारे कागज, आपका खाता नंबर, आपका आधार नंबर, आपका खेत नंबर, आपकी जितनी भी ज़रूरत है उन सबको पोर्टल पर लोड कर दें, ताकि सर्टिफिकेट निकलने में कोई परेशानी ना हो। पता लगा नाम की स्पेलिंग कहीं गड़बड़ होगी तो सर्टिफिकेट ही नहीं निकला, कहीं आधार कार्ड में संख्या गलत होगी, सर्टिफिकेट नहीं निकला। तो एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि वहाँ से डाटा सही तरीके से लाना, उन डाटा को फीड करना, फिर आपके पास दोबारा फिर जाना कि भाई अब आपने खेती में क्या किया है। पता लगा आपने खेत में बोए गेहूँ और किसी वजह से एजेंसी ने गलत तरीके से भर दिया मटर, तो सर्टिफिकेट निकल रहा है मटर का और खेत में गेहूं। इसको भी कैसे दूर करें, इसके लिए आपको एक बात जरूर सचेत करनी है कि अब ये चेतना विकास स्वराज ट्रस्ट के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना एक फोटो ये लिख लें जरूर, क्वालिटी के लिए जो खेत आपने चयन किया है उस खेत का एक फोटो आप उसी फसल में खड़े होकर, बिजाई करते समय, फसल खड़ी है उस समय, फसल काटते हैं उस समय, किसी भी समय जो आपको ठीक लग रहा है। बढ़िया तो ये है कि बिजाई करते समय, क्योंकि बिजाई करते समय जब खेत खाली होता है तो उस खेत में कोई पेड़ खड़ा है, उसकी कोई दिशा है, कोई रास्ता है, वो खुल जाता है। तो आप जरूर अपने एक खेत का मानचित्र जरूर दे दें, निश्चित कर लें, इसमें कहीं धोखे में ना रह जाए। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? यदि आपने खेत निश्चित नहीं किया तो सर्टिफिकेट तो मिल सकता है, लेकिन जिस दिन सर्टिफिकेट ऑडिट में जाएगा, ऑडिट समझ रहे हैं? ऑडिट का मतलब है कि जो कंपनी जब सामान खरीदने आती है तो वो पूरे डाटा चेक करती है, वो सर्टिफिकेट को चेक करती है कि जो सर्टिफिकेट है इसके लिए जिस स्कूल में पढ़े स्कूल है कि नहीं। तो कुछ सरकारों में पता लगा सर्टिफिकेट तो थे पर स्कूल नहीं थे। ऐसे ही इसमें भी होगा, क्या होगा कि सर्टिफिकेट तो है और वो खेत नहीं है। किसान से पूछने के कौन से खेत में खेती करते हो, बोले पहले इसमें करें आप फिर इसमें। उसने 3 साल में 3 खेत बदल दिए। अब एक ही खेत को 3 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा और आपने एक ही खेत में खेत बदल दिया तो क्या हो गया? आपको आप सर्टिफिकेट का, आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑथराइज नहीं है। नुकसान किसको होगा? जो रिपोर्ट भरने गए उनको होगा कि तुमको होगा? सीधा होगा। भाई आपकी जमीन है और आपकी जमीन का खसरा नंबर बदल गया और जमीन का नाम बदल गया तो कहाँ भागे फिर हो गया? ध्यान है ना, तहसील के चक्कर काटोगे, भाई मेरा नाम ठीक कर दे, मेरे खेत का खसरा ठीक कर दे। बिल्कुल, यदि आमदनी बढ़ानी है तो हमको अपने खेत का खसरा, अपने खेत का नक्शा और अपने खेत की जिम्मेदारी, अपने खेत का फोटो अपनी जिम्मेदारी से खड़े होकर खींच कर भेजना, और इनकी गवाही में भेजना है तो उससे बल्ले ही बल्ले, क्योंकि इनकी गवाही ये पुष्ट करती है कि हाँ ये भी गए थे। तो 1 साल में एक फोटो अपने उसी खेत का, ताकि वही खेती जब दूसरी फसल लगाओगे फिर वही खेत आ रहा है, तीसरा फसल लगाओगे फिर वही खेत आ रहा है, चौथी फसल लगाओगे फिर वही खेत आ रहा है। अब पता लग रहा है कि इनका स्कूल पक्का है, ठीक है ना? नहीं तो क्या गड़बड़ होगी? ध्यान आ रहा ना? अभी ऐसा होगा जरूर, क्योंकि हम तो फसल चक्र अपनाते हैं।
फसल चक्र में खेत का ही चक्कर बना दिया, एक साजिश में, एक साजिश में, एक साजिश में। ऐसे पढ़ाई होती नहीं। किसी बालक को आप 10 स्कूलों में एडमिशन करा दो, उसका कि 6 महीने इसमें पढ़ ले, 6 महीने इसमें पढ़ ले। क्यों? क्योंकि 6 महीने इसमें फीस ना देनी पड़े, 6 महीने इसमें लेकिन होगा क्या उसका? ना सर्टिफिकेट इधर से मिले और ना इधर से मिले। साल बेकार, मैं देखूंगा जिंदगी बेकार। यदि 3 साल आपने ये ध्यान नहीं दिया तो आपको नमामि गंगे जैसी योजना में दोबारा तो नंबर मिलना नहीं। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। सरकार भी इतना तमाशा नहीं करेगी कि जैसे 3 साल देख लिए, चलो फेल हो गए, चलो फिर पढ़ा दो। क्योंकि फीस की, सरकार को फीस की आमदनी होती तो सरकार चलाती रहती। सरकार जो आपके ऊपर खर्चा कर रही है और आप चलने को तैयार नहीं। सरकार खर्चा कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है। चाहे वो आपके खाते में 1 रुपया भेज रही है, चाहे आपके पास में किसी एक आदमी को भेज रही है, चाहे आपका डाटा लेकर उसको उसके लिए काम कर रही है, चाहे हमको बोलने के लिए मजबूर कर रही है। ये सरकार कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है। लेकिन ये कब तक करेगी? उसको तो इसमें घाटा है। करोड़ों की योजना बनेगी आज पूरी वाराणसी तक, मतलब ऊपर से लेकर, उत्तर से लेकर और मध्य गंगा क्षेत्र तक पूरी जिले की योजनाएं सारी देखोगे तो पता लगा 100-200 करोड़ की भी हो सकती है। और खर्चा भी करें और कुछ निकले नहीं। तो इसलिए दूसरा कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है कि उत्पादन करते समय ये सोचें कि मेरा माल बिकेगा कितने पैसे में और कहाँ बिकेगा, ये पहले तय होगा। अभी त्यागी जी ने आपको बताया होगा कि आप बीज का काम करेंगे तो रेट पहले तय हो जाएगा। आप जैविक खेती की सही ईमानदारी से बात करेंगे तो रेट पहले तय हो जाएगा। क्योंकि मैं इस देश में जैविक के कानून बनवाने वालों के बीच में रहा हूँ। हमने कहा है इस बात को कि यदि किसान का खेत में रेट तय होता है और वो कम से कम ज़्यादा भी ना हो तो मिनिमम तो हो कि इससे नीचे नहीं आएंगे, अधिक ही हो जाए, तो कुछ तो तय हो। यहाँ तो पता लगा पैदा करवा दिया और मंडी में गए तो 2 रुपये किलो, अब बेचने को भी मन नहीं कर रहा, कई बार करता बांट दें। हमारे पास एक बार करेला मंदा हो गया, मंडी में गए तो वो एक क्रेट 20 किलो की एक क्रेट 40 रुपये की बिकी और 50 रुपये ले जाने वाले ने ले लिए, 10 रुपये उनको दे दिए। हमने सोचा कि इन करेलों को चलो गांव में बांटते हैं। हमने गांव में भिजवाया तो गांव से सूचना आएगी जब मंदा होगा तो हमें बांट रहा है। मंदे का कोई ग्राहक नहीं है, यहाँ सब महंगे के ग्राहक है। हमने फिर उसका अचार गिरा, बेचा, पैसा भी कमाया, लेकिन उस समय ये पता लगा कि ये तो सारा गड़बड़ मामला है। हम पैदा कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई योजना नहीं है, हम क्यों बोल रहे हैं? तो यहाँ पर ये बताया गया कि प्रबंधन का मतलब है मुझे क्या रेट मिलेगा, कहाँ बिकेगा, कौन खरीदार है, ये मैंने पहले तय कर लिया है। अब आपको मुझसे ये पूछने की जरूरत नहीं है कि बिकेगा कहाँ, बिक्री कहाँ तय हुई। ये प्रबंधन शब्द जो लगा है, प्रबंधन का मतलब है कि मैंने पहला प्रमाणीकरण को भी देख लिया, मैंने उसके रेट को भी देख लिया, मैंने उसकी बिक्री की जगह को भी देख लिया, ये मैंने देख लिया है। अब उसमें क्या आवश्यकताएं बनती हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो उत्पादन का प्रबंधन और प्रमाणीकरण ये तय करते हैं कि किस क्वालिटी का सामान कहां पर बिकेगा, किस रेट में बिकेगा, ये खेत में फसल की बिजाई से पहले तय होना चाहिए। कौन तय करेगा? आप और खरीदार मिलकर तय करो। मैं अभी आपसे ये कह दूं कि वो जितना गेहूं बो सकते हो मैं खरीद लूंगा तो मैं जो किसान हूं, ध्यान रखना ना, चाहे कोई भी कह दे, ये वही खरीदेगा जिसने मोटा पैसा इकट्ठा कर रखा। ये ताकत आप में तो है क्या कि यदि कोई चीज स्टोरेज होकर अच्छी कीमत पर बिकेगी तो अलग अलग तरीके से स्टोरेज सब लोग कर सकते हैं। किसान में सामर्थ्य है। यदि किसान का जनून आदमी खड़ा हो जाए, वो कह दे कि भाई 2 रुपये किलो फेंकने की बजाय तो मैं तो आज इसको बस रोक देता, नहीं करूँगा। और मैं ये भी कहूँगा कि 6 महीने यदि ये भी ठान लें कि भाई खेती कहीं करेंगे तब भी कोई दबाव आपके ऊपर आने वाला नहीं। आप में बहुत बड़ी ताकत है, अपनी ताकत को पहचानने की बात मैं कह रहा हूँ। तो ये स्थिति ये है कि हम उत्पादन प्रबंधन में भी फिर भी
सर्टिफिकेट हमारा सामान को बिकवाने के लिए तैयार है। जैविक खेती कार्य योजना पूरे देश की, उसमें सबसे पहले ये तय किया गया कि क्वालिटी का माल सर्टिफिकेट यदि है तो उसके बिकने की व्यवस्था पहले की जाए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैविक खेती .in के नाम से या जैविक खेती मार्केटिंग के नाम से पोर्टल है, जिस पोर्टल पर आप अपना रेट, मात्रा, क्वालिटी, सब सर्टिफिकेट सभी डालेंगे तो वो बेचारा भूखा बैठा के उस पर कोई डाल ही नहीं रहा, कुछ बिक ही नहीं रहा। वो पोर्टल बना पड़ा 4 साल से, वो बनाई स्पेशल जैविक खेती के लिए, और उस पर जिन्होंने डाला है तो उसमें 1 घंटा नहीं लगता बिकने में, खरीदार पहले तैयार है। लेकिन वो खरीदार क्या कहता है कि तुमने डाला 20 किलो मसूर मेरे पास है, और खरीदार कह रहा मुझे 200 कुंटल चाहिए। वो 20 किलो लेने नहीं आएगा, तुम्हारे पास 200 कुंटल होगा। तो मैनेजमेंट दूसरी बात कह रहा है कि क्वालिटी तो आप तय करोगे, लेकिन क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी भी तय करोगे। अर्थात खरीदार मांगना कितना चाह रहा है? खरीदार ये कह रहा है कि मुझे 200 कुंटल चाहिए, तो 200 कुंटल कम से कम भी 2, 4, 6, 10, 5 तो आदमी मिलकर करेंगे। तो वो जो मिलकर करेंगे वो लोग कौन कौन होंगे, ये भी वो पूछना चाह रहा है। तो वो अकेले आदमी से एग्रीमेंट नहीं करेगा, और वो आदमी से भी एग्रीमेंट नहीं करेगा। 2 कुंटल तू दे दीजिए, 4 कुंटल तू दे दीजिए, 5 कुंटल तू दे दीजिए। हाँ, तो अब ये परेशानी आई तो फिर एक रास्ता निकला कि किसानों का ही एक सामूहिक कंपनी बना दी जाए, क्योंकि व्यक्तिगत किसान के साथ कोई भी कंपनी चीटिंग कर सकती है, लेकिन एक कंपनी के साथ चीटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि वो सारा काम लिखा पढ़ी के साथ होगा। ध्यान देंगे आप, ये ध्यान जा रहा ना आपका? मतलब आप मैं 20 किलो के लिए किसी से एग्रीमेंट कर लूँ तो वो 4 बहाने भर के एग्रीमेंट पर काम नहीं करेगा। वो कह देगा कि भाई मेरे बस की नहीं है, मैं इतनी दूर में आऊँगा तो मेरा किराया खर्च हो जाएगा। वो लॉजिकल बात जो है ना, कोर्ट कचहरी में भी जाएंगे तब भी वो पूरी नहीं पड़ेगी। लेकिन उसने यदि हमसे एग्रीमेंट कर लिया, किससे? हमारी कंपनी से, तो हमारी कंपनी का जो एक नियमावली है और उसकी कंपनी की भी जो एक नियमावली है वो एग्रीमेंटेड होगी काम करने से पहले, कि हम यदि आप हमसे गेहूँ खरीदना चाहते हैं तो आप हमें ये बताइए कि कौन सा वैरायटी, कितना उत्पादन, किस रेट में आप हमसे खरीदना चाहते हैं, हम तैयार हैं। तो एग्रीमेंट कब हो गया? खेत में बिजाई से पहले सारी चीज तय हो गई। इसमें किसी को कोई आपत्ति है? इसके लिए जरूरत क्या है? कंपनी बनाने की। दोनों चीजें साथ साथ हैं। कंपनी बनाना इस समय कोई तमाशा नहीं है, मतलब सरकार से 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा कंपनी बना लो। अभी मैंने देखा कुछ लोग कंपनी बना रहे हैं, तो वो कैसे बना रहे हैं? एक मशीन बेचने वाला आया कि भाई मशीनों पर बड़ी छूट है। कितनी छूट है? 15 लाख की मशीन खरीदो और 12 लाख की छूट। भाई क्या करना पड़ेगा? 35,000 रुपये खर्च करके कंपनी बना लो। 35,000 रुपये खर्च करके कंपनी बना ली और छूट मिल गई। ट्रैक्टर भी आ गया, मशीन भी आ गई, सब कुछ आ गया। अब झंझट ये हो रहा है कि किसके घर में रहेंगी, है तो कंपनी की, अब ये घर में किसके में रहेंगी। धीरे धीरे झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंपनी चलानी हमको आती नहीं। अभी हमने कंपनी लालच में बना ली। कैसे बनाई? लालच में बनाई। कुछ दिन के बाद में देखोगे कि इस ट्रैक्टर के 4 पहिए भी पटने की नौबत आ सकती है, क्योंकि बात तो कंपनी की है ना। हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। तो बनी किसी उद्देश्य से, टूटी किसी कहीं जाकर, इससे क्या होगा? कंपनी बदनाम होगी। जैविक खेती में कंपनी ऐसे नहीं बनाई जाएगी। आपको लालच में कंपनी नहीं बनवाई जाए। जैविक खेती में कंपनी बनाने का प्रावधान है, पर उसकी आवश्यकता आपको लग जाए। तो कंपनी क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि खरीदार को सही क्वालिटी का, सही मात्रा में, सही रेट पर सामान चाहिए। कौन सी चीज है? सही क्वालिटी, सही मात्रा और सही रेट। ये तीनों चीज यदि तय करनी है तो हम केवल और केवल कंपनी एक्ट में ही इसको तय कर सकते हैं। बाकी तो झगड़े की जड़ है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा पूरे देश में कि जहां भी जैविक खेती या अच्छे ढंग से लोग काम करना चाहते हैं वो अपनी कंपनी खड़ी करें, लेकिन लालच में नहीं। इसलिए आवश्यकता के लिए
कंपनी अब हमारी ज़रूरत है, ये बात आपको स्पष्ट होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको ये है कि उत्पादन का प्रबंधन का मतलब है इसमें समूह भी आ जाए। क्लस्टर बना आपका, नहीं बना? क्लस्टर बना, क्यों बना? और अभी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या क्लस्टर में सारे लोग खेती करने से पहले ये तय कर रहे हैं कि कौन सा बीज लगाना है, किसको बेचना है, किसके और कौन सी वैरायटी लगानी है? कर रहे हैं क्या? अब पता लगे कि हम लोग किसी के खेत में जाएंगे तो देखने के लिए हमको यही पता लगा कि किसका सामान बिकवा है, क्योंकि किसी के में धनिया, किसी के में जीरे, किसी के में बनिया, किसी के में ये और किसी के में वो। तो कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि जो भी हमारे लिए हर व्यक्ति एलआरपी है, मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि एलआरपी योग्यता है, जिम्मेदारी है। एलआरपी कोई सरकार की पोस्ट नहीं है। सर ये पूरा ध्यान से सुनना है। हर व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को दिल खोल कर बात करता है, उसको योजना बताता है, सारी बातों पर चर्चा करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, एलआरपी हो गया। अब इसकी कहां से तनख्वाह आएगी, कितना पैसा बैठेगा? अरे इस सम्मान का कौन पैसा दे देगा आपको? किसी ने आपको थोड़ा पैसा दे भी दिया योजना में, तो मैंने देखा योजना में तो कोई पैसा है नहीं, लेकिन फिर भी कोई आपकी मेहनत सम्मान का कोई पैसा मिलता है तो वो आपकी योग्यता के बराबर नहीं मिलेगा, है ही नहीं पैसा। मैं जिन लड़कों से काम करा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो BSc ये लड़के हैं, उनके परिवार की जरूरत कम से कम 25-30 हज़ार रुपये की, लेकिन नहीं है उतना पैसा। ये काम तो हमको पैसा सरकार के पास इतना नहीं होता कि हम बहुत भरपेट पैसा सरकार गांव को बांट दें। वहाँ है प्रोत्साहन राशि। अनुदान क्या होता है? अनुदान प्रोत्साहन है, छोटी सी आगे पहल रखने के लिए एक कुछ छोटी सी मदद है। ये जरूर हमको समझना है। हमारा हर व्यक्ति, समूह का हर सदस्य वो एलआरपी है, वो लीड रिसोर्स पर्सन है, वो समूह का एक जिम्मेदार आदमी है। हम लोग आपस में चर्चा करें, एक दूसरे के बाद चर्चा करें। क्या चर्चा हो रही है? नहीं हो रही है। अभी गांव में अच्छे कामों की चर्चा नहीं होती, किन चीजों की चर्चा होती है? भैया ध्यान है, क्या हो गया? नहीं बढ़ पाती, समय खाली मिलता है। तो आप जरूर चर्चा करें। तो कैसे करेंगे चर्चा? चर्चा का ऑडिट भी होता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि महीने में एक बार मीटिंग जरूर करें। कौन? क्लस्टर के आदमी सारे ना बैठे, कुछ बैठे, धीरे धीरे बैठने लगते हैं। गांव के आदमी का एक मन बन गया है कि वो जब देखता है कि जब भीड़ चल रही है तो वो भीड़ के साथ चल पड़ता है। अभी अकेले में चलने की ताकत नहीं है, पर मैं देख रहा हूँ कि आप में से जितने भी लोग हैं वो उनमें अकेले में चलने की ताकत है। आप चले तो आपके साथ वो लोग भी चलेंगे। आपने ही अपना मन छोटा कर लिया तो वो क्या चलेंगे? तो आप अपने बड़े मन के साथ चलें, चर्चा करें पूरी। भाई आपको जैविक खेती करने में क्या तकलीफ आ रही है? आपको बीज की प्रॉब्लम हो, आपको कीड़े बीमारियों की दवाई समझ में नहीं आती, आपको खरपतवार की नुकसान हो रहे हैं तो उसकी दवाई समझ में नहीं आती, आपको जो भी जानकारी की ज़रूरत है वो जानकारी आपको मिलेगी। और हम आपके साथ ये आश्वासन आपको दे रहे हैं कि आप कोई भी क्लस्टर के 5 आदमी यदि हमको ये सूचना भेज दें कि इस मुद्दे पर हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कि हम तुरंत एक वीडियो बनाएंगे और आपके मोबाइल पे डाल देंगे। क्योंकि मेरी भी एक सीमा है कि मैं हर व्यक्ति हर समय फ़ोन करे उसके घर पहुंच जाऊं, ये तो नहीं होगा। लेकिन इतना अवश्य होगा कि जो अभी हम ये सारी बात की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस बात की हम रोज़ बैठकर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हमारे फलाने गांव के किसानों के धान में ये बीमारी आ रही है, इसका क्या इलाज होगा। तो आप अपने खेत में खड़े होकर उस बीमारी को भी दिखा दें, तो हम भी यहाँ से आपके साथ चर्चा करके उसके बारे में पूरी जानकारी आपको कोशिश करेंगे कि पूरी जानकारी दें, आपको किसी जोखिम में न जाने दें। कितना सा काम हो गया इसमें? ये जिम्मेदारी की बात हुई कि नहीं हुई? लेकिन पता लगा कि हम संस्था के पास नहीं गए, हम चेतना विकास स्वराज ट्रस्ट के पास नहीं गए, हम कहाँ गए? बनिए के पास गए, क्योंकि पुरानी आदत है ना हमको। आपने वो चाट बनाने वाले को देखा है, उससे कहोगे ना कि वो मिर्च मत डालिए, तो लेकिन जब वो नमक गिरता है, मसाला गिरता गिरता घूमते घूमते आ गए इतने ढाब, उसमें भी उंगली, इसे बोलते हैं आदत। हमारी 40-50 साल पुरानी आदत है बाजार में बनिए से बीज पूछने की,
बाजार में बनिए से खेती के तरीके पूछने की, बाजार से लागत खरीदने की। जैविक खेती में उनका कोई जगह नहीं है, लेकिन हमारी पुरानी आदत है। हम बाजार गए, पता लगा सेठ जी से ही पूछ बैठे, अरे बोले ये तो बहुत बुरी बीमारी आ रही है, तन्नक लगाओ इसकी दवाई, ये लगाओ। उसने एक की जगह 2 दवाई, 2 की जगह 3 दवाई, जो भी हो सकता है उसने दे दी। अब आप तो लिया ही, लगा तो लिया आपने, लेकिन ये जो प्रमाणीकरण मानक हैं ये बिल्कुल इसके विरोध में है। और जैसे ही आपका सामान टेस्टिंग में आएगा, पता लगा मामला गर्भ, जबकि उसकी जैविक दवाई थी, जैविक दवाई आपके पास भी थी। मैं मोटी मोटी चीज आपको बता दूं, आपके घर में है हल्दी का शुद्ध पाउडर, चूने का पानी, दूध, हींग का पानी, ठीक है, पशुओं का पेशाब। ये ऐसी चीज है किसी बीमारी को, और यदि कोई बेशर्म कीड़ा भी नहीं भाग रहा तो अच्छी कंपनी का नीम का तेल। इन सारी चीजों को याद रखो। उस किताब में भी जो आपको किताब दी है उसमें बहुत सारे नुक्ते हैं, पर कई बार नुक्ते बनाने में भी हमको लगता है कि ये इसमें कोई मात्रा गड़बड़ ना हो जाए। उसमें बड़े ऐसे नुक्ते बना रहे कि जैसे वैद्य जी कैसे नुक्ते, तो वो वैद्य जी कैसे नुक्ते भी आपको याद ना रहे तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी मुख्य द्रव्य, जैसे दूध है और दूध को मुझे पौधे पर छिड़कना है, तो वो पोषण का भी काम करता है, सफाई का भी काम करता है। पहले से कहानी थी दूध में ना हो, तो वो उसको कैसे मात्रा 1 गुना 20, 1 लीटर दूध को 20 लीटर पानी में या 50 लीटर पानी में या 100 लीटर पानी में। जब तक दूध का कलर दिखता रहे, जब तक दूध की गंध आती रहे, आप पानी मिला सकते हैं, उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, इससे नुकसान नहीं होता। हम जितना हल्के से हल्का घोल देंगे उतना ही हमारी फसलों को फायदा होगा। ये स्प्रे के नियम है। स्प्रे में यदि आपने गाढ़ा घोल दे दिया तो पत्ती में गाढ़े द्रव्य को पचाने का कोई नियम होता ही नहीं। पत्ती सांस के जरिए भोजन लेती है। मुंह जो है, जैसे नाक हमारी सांस के जरिए भोजन लेती है। कोरोना संकट काल में आपने देखा कि कपूर की गंध को सूंघना, हींग की गंध को सूंघना, नीम के पत्ते की गंध को सूंघना, लेमन ग्रास के तेल को सूंघना, सूंघने से क्या होता है, वही पदार्थ हमारे फेफड़े तक जाता है और पच के हमारे शरीर में चला जाता है, इम्यूनिटी बढ़ती है हमारी। ये समझ में आने की जरूरत है। हम भोजन नाक से भी लेते हैं, हम मुंह से पानी भी पीते हैं, भोजन भी करते हैं। केवल अकेले भोजन पर जिंदा नहीं है। ऐसे पौधा भी आप देखोगे तो वो भी सांस लेता है, वो सांस के जरिए भी खुराक लेता है, वो पानी भी पीता है, पानी के जरिए भी खुराक लेता है, वो मिट्टी से खनिज भी लेता है, खनिज के जरिए भी खुराक लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो हवा लेता है। तो हवा के जरिए भी हम पौधों का पोषण कर सकते हैं। अभी खासतौर से धान में देखेंगे आप लोग, धान में आपने यूरिया का प्रयोग ज़्यादा कर दिया, पौधा बढ़ गया, अब बाली में जो बीज दाना आ रहा है तो पटक रहा है या तिरछा हो रहा है, पूरा नहीं भर रहा है, तो क्या करेंगे, गाभे के समय ही पोषण देंगे। किस चीज़ का, यदि नाइट्रोजन अधिक हो गया है तो पोटास की कमी होना पक्की है, तो उस समय आप यदि पोटास का स्प्रे करते हैं, पोटास के कल्चर का प्रयोग करते हैं, पोटास के किसी तरल द्रव्य का उसमें प्रयोग करते हैं, तो आपका दाना मोटा हो जाएगा, वो अच्छे साइज में आ जाएगा। उसमें टूटने का, ये टूटना कैसा है, धान क्यों टूटता है, धान में जब पोषण का काम होता है, जड़ों के द्वारा बनाई हुई खुराक और धान के बीज तक जाती है तो वो रुक रुक कर जाती है, तो जितने रुक रुक कर जाते हैं उतने ही श्रेष्ठ धान के बीज में बन जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं धान के टुकड़े बन गए। और जब वो धान मशीन में जाता है तो वहीं से वो क्रैक, और यदि वो स्मूथ बोलते हैं, एक ही जैसा क्रम चल रहा है, बराबर खुराक मिल रही है, बराबर चल रहा है। आपने देखा है गन्ने के खेत में, गन्ने की एक पूरी इतनी बड़ी, एक पूरी बहुत बड़ी, एक पूरी और बड़ी, तो जितना जब भोजन मिला उसी हिसाब से गन्ने की पूरी बनी। भोजन नहीं मिला, पानी की कमी रह गई, सूखा आ गया, मौसम ज़्यादा गर्म हो गया, पत्ती किसी वजह से भोजन नहीं बना पाई। हमको खेती के पूरे विज्ञान को समझना है। हम परेशान, धान हमारा चावल टूट बहुत रहा है, चावल हमारी कमी के कारण टूट रहा है, तो हमने पानी ज़्यादा भर दिया या हमने खेत को सूखा मार दिया। पानी की एक नमी बनी रहना खेत की जरूरत है। जैविक खेती एक प्रबंधन है, यहाँ शब्द क्या लिखा, प्रबंधन। ये समझने का काम, कीड़े बीमारी क्यों आ रहे हैं, हम ऐसे तरीके धान में भी अपना सकते हैं कि कीड़े बीमारी आते ही नहीं, आते हैं तो उनका सरल इलाज है, वो तरीके हम आपके साथ काम करें। तो जैविक खेती में
एफपीओ के साथ काम ये हो गया कि एफपीओ के स्तर पर ही अब दवाई कहाँ मिलेगी? एफपीओ जो बना है, अब एफपीओ कहाँ पर है? वो उसका ऑफिस कहाँ होगा? बम्बई होगा, आपके गांव में होगा? गांव में होगा। अब आपको जमीन, आपको मशीन लेने कहाँ जाना पड़ेगा? जब एफपीओ के पास मशीन है तो एफपीओ के पास जाओ, एफपीओ के पास दवाई है तो वहाँ जाओ। तो अब गांव में ही कुछ कार्यक्रम खड़े हो गए। खेती की लागत के जितने सामान है वो एफपीओ पैदा कर सकती है। बीज लेने गए, पूसा में बीज लेने जाना, एक आदमी गया 10 लोगों का बीज लिया। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो सभी लोग बीज लेने जा रहे हैं, सभी लोग दवाई लेने जा रहे हैं, सभी लोग भाग रहे हैं। तो समूह में सभी लोगों के भागने की जरूरत नहीं है, सबकी मेहनत बचेगी, सबका पैसा बचेगा। इससे बीज के रेट कम हो जाएंगे, बीज के खर्चे कम हो जाएंगे, खाद के खर्चे कम हो जाएंगे, दवाई के खर्चे कम हो जाएंगे, उपलब्धता वही हो जाएगी। ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का काम। स्पष्ट हो रहा ना आपको? उपयोगिता समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही। अब इससे तीसरे काम की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको बहुत पैसा चाहिए। त्यागी जी, अभी बहुत सुरेंद्र त्यागी जी आदरणीय हमारे रिश्तेदार से भी ज़्यादा मैं उनका सम्मान अपने दिल से करता हूँ, क्योंकि खेती से आदमी अपने मिजाज से जब काम करता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप करते ही करते हैं। तो मैंने क्या देखा कि जब हम उस मिजाज के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें खटकती रहती हैं कि कहाँ नुकसान है। अभी चर्चा कर रहे थे कि आलू की खेती कराने के लिए कोई आया, किसी ने 2 लाख का पेमेंट रोक लिया, किसी ने 3 लाख का रोक लिया, जिसके मन में आया उसने किया। चाहे गेहूँ करें, हम गन्ना करें, कुछ भी करें, बीच वाली आएगा वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करें। लेकिन अब हम कैसे मार्केट में चले जाएं, उस मार्केट में चले जाएं जहां पैसा हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? उम्मीद से भी ज़्यादा। उस जगह का नाम है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एक पहला काम हो गया, ये दूसरा काम हो गया, ये है तीसरा। ये क्या है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग को हम हिंदी में प्रसंस्करण भी बोलते हैं। अब हमने जो चीज पैदा की थी उस चीज को हमने उसकी सफाई, छनाई, ग्रेडिंग, एक चीज देखी तो लगे हाँ ये काम की चीज। आपको आपके पास कोई गेहूँ खरीदने आया तो लगा क्या बात है, ये गेहूँ, पता लगा उसमें आधा कूड़ा भर रहा, आधा कटा हुआ, आधा भरा, तो उसको लगेगा ये कोई तमीजदार किसान नहीं। तो हम जब किसी से बात करते हैं तो उसका एक प्रोसेसिंग होता है कि हमने उसको कैसे उठाया, कैसे निकाला, किस तरीके से पेश किया। अभी आप देख रहे हैं कि 10 रुपए के बिस्कुट नहीं हैं जो 200 रुपए के डिब्बे में बिक रहे हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत, उनका पैकेजिंग, उनके पेश करने का तरीका बड़ा अजीब है। और आप तो अच्छी चीज पैदा करते, अमृत जैसी चीज पैदा करते हो। तो यहाँ आपसे मेरा निवेदन है, इसको बोलते हैं हम प्रोसेसिंग कार्य। इसका मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है मूल्य संवर्धन द्वारा आर्थिक वृद्धि करना। इसका मूल काम है, इसमें अवसर है। आप गन्ने की खेती करते हैं, आप गन्ने की खेती को पहले तो खेती करते समय फंस गए हम। अभी हम जब आपको खेत में ले चलेंगे तो एक छोटा सा मॉडल दिखाएंगे कि हमको कितना गन्ना निकालना है ये भी तय करना है, और उस एक बीघे जमीन में से कितनी आमदनी निकालनी है ये भी तय करना है, और कितनी मेहनत होगी ये भी तय करना है, क्या क्या उत्पादन किस रेट में बिकेंगे ये भी तय करना है। और यदि वो उत्पादन सारे के सारे एक बीघे में 50-60 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए तक नहीं आते, कितने में? एक बीघे में, तो मैं खेती करने का मास्टर नहीं हूँ। फिर तो मैं खेती के साथ तमाशा करता हूँ। ट्रैक्टर लिया, जुताई कर दी, बाजार से लाए बीज वो खेड़ दिया। मुझे वो प्लान अपने खेत में बनाना होगा कि मेरे पास थोड़ी ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है, मैं कहाँ से शुरू करूँ और कैसे शुरू करूँ। अब मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। गन्ने का उदाहरण ले लीजिए, आप मक्का का ले लीजिए, आप बाजरे का ले लीजिए, धान का ले लीजिए, कि जिसका मन करे उसका ले लीजिए। किसानों के उत्पादन का रेट गिरता है, किसी भी प्रोसेस फूड का रेट नहीं गिरता। अब ध्यान से सुन लीजिए इस बात। गेहूं का रेट गिरेगा लेकिन बिस्कुट का रेट नहीं गिरता।
ये देखा कभी गिरता? दलिया का रेट नहीं गिरता, आटे का रेट नहीं गिरता। जिसने आटा बनाया है उसकी आटे का रेट नहीं गिर रहा। तो जहां रेट नहीं गिर रहे हमको उस दिशा में सोचना है। हमने गेहूं तो पैदा किया, अब इसका दलिया कैसे बनेगा? अब मैं 2 उदाहरण दूंगा इस समय, एक गन्ने दलिया का, गेहूं का और एक गन्ने, क्योंकि ये फसल ज्यादातर लगाते हैं। धान के भी ऐसे उदाहरण हैं। हम यहाँ गेहूं की खेती जब जैविक खेती करने लगे तो पता लगा कि गेहूं 2 किस्म का अलग अलग होता है, एक आटे वाला और एक दलिया वाला। दलिया का गेहूं अलग होता है, आटे का गेहूं अलग होता है। दलिया के गेहूं को बोलते हैं ड्यूरम और आटे के गेहूं को बोलते हैं स्टीवम। एक तीसरी वैरायटी भी है जो इंडिजिनस, उसको बोलते हैं डाइकोकम। ये ग्रुप है। अब बहुत दिन में तो हमको यही पता लगा कि हम दलिया का गेहूं ही नहीं लगा रहे। फिर हम दलिया का बीज लेकर आए, दलिया लगाए। दलिया का बीज जब बाजार में गया तो हमने देखा हमारे दलिया की मांग बढ़ गई। पहले हमारा खाने वाले गेहूं का दलिया था, फिर दलिया किसका हो गया? ड्यूरम वैरायटी का। जब ड्यूरम वैरायटी का दलिया लगा, दलिया बाजार में गया तो दलिया में एक प्रॉब्लम आने लगी कि हम कोई दवाई तो लगाते नहीं थे, तो दलिया में 20-25 दिन में कीड़े पड़ गए। अब बड़ी समस्या आई। उसमें सब लोग पता है प्रिजर्वेटिव लगाओ। प्रिजर्वेटिव जैविक में लगता नहीं, कोई जहर इसमें प्रयोग नहीं होता। अब क्या करें? बड़ी समस्या, पूरे देश में कोई स्टैंडर्ड नहीं। मैं धक्के खा लिया, भाई करें क्या? बेटी बड़ी परेशान, ये तो 20 दिन में खराब हो जाए। और महिलाओं को ऐसी आदत है, शहर में उसको कीड़े दिखा तो उसने दिखा जैसे पैकेट में सांप तो ना घुस गया, दूर उनके था कीड़े। जबकि यहाँ आम भाषा में सुरसरी की 2 प्रजाति होती हैं, एक तो गोलाकार की, एक जिसकी चोंच होती है। दोनों को यहाँ देख के कोई नहीं डरता, लेकिन शहर में मैंने देखा सुरसरी दिखी माने कोई बड़ा टोक थी। यहाँ तो ऐसे ही था, छान के फेंका ना। लेकिन जब वो दलिया का बार बार शोधन करने की बात आती रही तो उसमें एक नियम आया कि इसको भून दो, भूनने के बाद में कीड़े कम लगते हैं। ऐसा भी है। लेकिन जिस पोषण की बात हम कर रहे थे, क्वालिटी की बात हम करके, वो तो जलने के बाद खराब हो गई। भुना हुआ दलिया तो वो बीमारों के लिए काम आता है, और हम कह रहे हैं कि ये तो क्वालिटी फूड है, इससे ताकत बढ़ेगी। अब क्या करें? तो हमने इसका प्रयोग किया। हमने उसको तेल से ट्रीट करके देखा तो उसमें तेल की महक आ गई, बड़ा झंझट हो गया। फिर हमने उसको देसी गाय की घी से ट्रीट करके देखा तो 1 कुंटल दलिया में 1 किलो घी लग गया। ये ध्यान से सुनने की बात है। दलिया का रेट हमारे का 40 रुपये था। जब लोगों ने उस दलिया को खाया जिसमें देसी घी की महक भी थी, अब उससे 2 काम हो गए। 6 महीने साल भर रखा और सुरसरी लेने लगे, कोई कीड़ा नहीं लगता। देसी घी से ट्रीट करने के बाद कोई बीमारी नहीं आती। उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। अब लोगों ने वो 1 साल के अंदर ही 60 रुपये से रेट बढ़कर उसका 100 रुपये से ऊपर चला गया अपने आप। कोई रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं भाई, दलिया बहुत क्वालिटी का और देसी गाय के घी में ट्रीट है। अब वो देसी गाय के घी में ट्रीट होने का मतलब हमें भी बाद में समझ में आया कि नमकीन बेचने वाले अपने पैकेट पर जब नमकीन का चित्र बनाते हैं तो उसमें काजू और बादाम दिखाते हैं, लेकिन जब वो अंदर से ढूंढते हैं तो उसमें 4-5 एक काजू निकले और 4-5 बादाम निकले, बाकी तो सारा आलू का मटेरियल है। पर पता लगा कि नमकीन का रेट काजू और बादाम का रेट है। तो बाजार को आदत पड़ गई है कि जिसमें जो चीज़ महत्वपूर्ण है वही रेट, उसी के हिसाब से रेट बढ़ जाता है। दलिया का रेट पता है, हमारे गेहूं का रेट तो 2000 भी नहीं था ऑर्गेनिक में, लेकिन दलिया का रेट कितना था? 10,000। तो हमने कहा गेहूं का रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्रोसेसिंग करके दलिया बेचो और जो टूट गया वो आटे में बेचो। और यदि दाल की मशीन भी लगी हुई है तो रामदेव बाबा के चलो क्या बोलो, मल्टीग्रेन आटा मल्टीग्रेन आटा कोई स्पेशली नहीं बनता। दाल मिल की टूटी हुई दाल, चावल मिल का टूटा हुआ चावल, गेहूं का टूटा हुआ गेहूं, मक्का की टूटी हुई मक्का, उन सबको एक जगह मिलाया, क्या बन गया? मल्टीग्रेन। और मल्टीग्रेन की कीमत ज्यादा थी कि कम?
आटे से ज़्यादा है। तो कंपनियां कैसे मालदार हुई? उन्होंने अपनी टूटी हुई चीज को, जो हमारे लिए बेकार थी, उसको भी काम की चीज बदल दिया। मतलब मल्टीग्रेन खिचड़ी, आटा नहीं, मल्टीग्रेन खिचड़ी। मक्का की टूटन भी उसमें है, बाजरा भी उसमें है, गेहूं भी उसमें है, जौ का टूटन भी उसमें है, और उस पर लिख दिया कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है। और उसके लिए उसके साथ में छोटा सा मसाला और लिख दिया। जो मसाला बनाने का काम था उसमें एक छोटा सा मसाला और डाल दिया, यदि इसको बुरक कर खाओगे तो बिल्कुल आनंद आ जाएगा। अब खिचड़ी में मसाला बुरकते तो आनंद आएगा। दूसरे का और उसके साथ काम कर दिया। जो बड़ी बनती थी ना गाँव में पहले, वो बड़ी बनाकर उसके साथ चिपका दी कि यदि इसमें बनाते समय इन बड़ियों को डाल दोगे तो और स्वादिष्ट हो जाएगा। भाई ये भी स्वादिष्ट हो गया। तो खिचड़ी भी बिकी, बड़ी भी बिकी, मसाला भी बिका, और एक ऐसी चेन बनती चली गई कि जिसमें आमदनी बढ़ती चली गई। वही चीज थी। ऐसे ही और एक और बढ़िया बात बताऊं कि जो इसके जब इसका दलिया बनता है तो इसके ऊपर से छानस उतरता है, जिसको हम भाषा में क्या बोलते हैं? बूर बोल देते हैं, छानस बोल देते हैं, चोकर बोल देते हैं। अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? व्हीट ब्रान। क्या? व्हीट ब्रान। मेरे पास जब पहली बार कोई व्हीट ब्रान खरीदने आया, मुझे लगा ये क्या चीज़ है, मैंने भी नहीं सुना था। उन्होंने बताया कि जब गेहूं के ऊपर जो छिलका है उसको जो ताकते हैं वो हमको चाहिए। तो हमारे पास में यहाँ 10 बोरी भरा रखा था। हमने उनको दिखाया, बोले हाँ यही चाहिए। उसके रेट तय होने लगे। तो उन्होंने मैं थोड़ी देर के लिए रुका, इसलिए कि इसको गाय को बेचूं, इसको तो हम गायों को खिलाते हैं, 1-2 बोरी हम आपको वैसे ही दे रहे हैं। तो मैं तो चुप इसलिए था कि रेट क्या बताऊं। और उनमें से एकदम बोला 100 रुपये से ज़्यादा नहीं। 1 किलो का रेट 100 रुपये। समझ रहे हैं? और ये मैं छोटे मोटे आदमियों की बात नहीं बताया। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव के लोग, साइंटिस्ट, क्योंकि जो गेहूं के आटे खाने से जो आंतों में बीमारी पैदा हो रही है उसको दूर करने के लिए वो फाइबर काम करता है, वो लोग सेवन करते हैं उसका, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। दुनिया भर की चीज़ उन्होंने मुझे बताई कि इसको भिगोकर यदि हम खाते हैं, इसके पानी को पीते हैं तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। अब हमने कहा हमारे ढोरों क्या रोशनी से आज इसीलिए बढ़ गई, और आदमियों की रोशनी इसीलिए गिर गई कि आज मैंने सभी निकाल के बाहर फेंक दिया, खाए नहीं। तो तब ये पता लगा कि ऑर्गेनिक सेक्टर में केवल छोटा काम खेत में ही नहीं था, ये खेत से आगे इसका बहुत बड़ा इतिहास है कि हम अपने उत्पादन से चीज कैसे बनाएं, दलिया कैसे बनाएं, गन्ने से गुड़ कैसे बनाएं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि गन्ने से गुड़ बनाने पर गन्ने का रेट 600 रुपये कुंटल, सिरका बनाने पर गन्ने का रेट 3000 रुपये से ऊपर कुंटल, जूस बनाने पर 3000 रुपये से ऊपर कुंटल। अब एक तो हम 300 रुपये में 2 साल की उधारी बेच रहे हैं, और एक 3000 रुपये में नगद बेच रहे हैं, सुबह शाम तक जूस पियाओ और लियाओ। तो मैंने कहा कि मैं ही बोल पा रहा हूँ या इसको देखूँ। तो मैंने जिनको कोल्हू लगाते हैं ना, जूस के कोल्हू, उनसे इंसानियत से पूछा ये बात, मुझे सही बताओ कि ये कितना कमा लेते हो? बोले बाबा जी साल भर की रोटी मस्ती से कमा लें। मैं किसान से बात करता हूँ तो वो 60 बीघे 50 बीघे का किसान कह रहा है कि मेरी रोटी तो मस्ती से निकल ही नहीं रही, और एक छोटा सा काम करने वाला आदमी कह रहा है कि मैं तो मस्ती से निकाल रहा हूँ। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि एक काम की तरफ आपको बढ़ना है, मैं आपके साथ हूँ, तन मन धन से साथ हूँ, इस योजना के लिए साथ नहीं हूँ। मेरे गांव है, मेरा किसान है, उसके विकास के लिए साथ हूँ। आपको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पर महत्वपूर्ण काम ये करना है कि आप कंपनी बनाएं और गांव में ही मंडी बननी चाहिए। आप लिख लें 3 बात मेरी याद करके, गांव में ही मंडी बननी चाहिए, जिसका संचालन कौन करेगा? कौन करेगा? कृषक उत्पादक संगठन या एफपीओ। ध्यान से सुन लें, ये सरकार ने इतना बढ़िया काम कर दिया कि मंडी की कोई अब फीस नहीं है, मंडी के लिए कोई अलग से लाइसेंस लेना नहीं है, जो लाइसेंस है वो आपको मिल जाएगा। सरकार किसानों को मंडियों के समानांतर अलग खड़ा करना चाहती है, क्योंकि मंडियों में लुटाई हुई है। तो गांव में मंडी बनाए जाना एक कार्यक्रम है। उस मंडी में क्या होगा? उसी मंडी में प्रोसेसिंग यूनिट लगना दूसरा कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम हो गए?
गांव में ही मंडी हो गई, गांव में ही गोदाम बन गया, गांव में ही प्रोसेसिंग यूनिट लग गई, गांव में ही किसानों को मशीन का काम हो जाएगा, गांव में किसानों को बीज मिल जाएगा। अब क्योंकि इतना पैसा कहाँ से आएगा? आप कंपनी बना लीजिए और एक योजना का नाम कर लीजिए ध्यान से, उसका नाम है मनरेगा कन्वर्जेंस। लिख लीजिए पूरा, आज आए हैं तो इस बात को ढंग से समझ लें। मनरेगा कन्वर्जेंस में प्रधान केवल सड़क खंजे तक ही मनरेगा को देखते हैं, जबकि मनरेगा के कायदे कानून बदल चुके हैं। 60 और 40 की रेशो में, 40 लेबर का खर्चा और 60 जिसमें तुम संसाधन खड़े कर सकते हो। तो एक ही गांव में गोदाम बनाना, प्रोसेसिंग यूनिट लगाना, मिलकर कोई काम करना, ये एफपीओ अब ये काम भी कर सकते हैं कि मनरेगा कन्वर्जेंस में जो पूंजी आती है उसके निवेश करने का अधिकार एफपीओ को मिल चुका है। मिलना नहीं है, मिल चुका है। बजट पास हो गए, सारे कार्यक्रम हैं, सूचना प्रधानों तक भी नहीं है। प्रधान भी पूरी 5 साल काय में निकाल देते हैं, खरंजे उखालने में, खरंजे लगाने में, नाली बनाने में, नाली उखालने में। ये तो लग रहा है कहीं और कुछ हो रहा है। और कई बार तो बेचारे के वो खरंजे भी ना लगते कोई दूसरा ही आके लगा हुआ है। हाँ, वो लिखता रहूंगा, लेकिन याद करो ना, जब कोई काम की बात आ लिख लो। मैं कोई बाहर का ना हूँ, किराए का, जब कहोगे फिर आ जाऊंगा। ऐसा कोई नेता थोड़ी है कब नेताजी आज ही बोले कि वो नहीं बोले। तो मैं बोल इस रहा हूं कि हमको जब योजनाओं का ही पता नहीं है तो हम उधर क्यों बढ़े? बिना कृषक उत्पादक संगठन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफपीओ, क्या बोलते हैं, एफपीओ। एफपीओ की चर्चा इस समय गांव में तेजी से होनी चाहिए। और त्यागी जी, आपको तो ये जिम्मेदारी, क्योंकि पूरे इलाके की जिम्मेदारी है आपके पास में, भागे फिरते सारे दिन, क्योंकि एक जुनून है ना अंदर से कि समाज को कैसे विकसित किया जाए, कैसे। अब जब क्या होता है, मैंने देखा कई उस दिन मंच पे जो हमारी छोटी सी मुलाकात वो विधायक से हुई और वो बहुत संतोषजनक नहीं रही, तो उसके पीछे कारण ये था, उसको पता ही नहीं बेचारे को योजना क्या है। हम जिस सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो सरकार किस तरीके से योजना बदल रही है, वो योजना कैसे चलेंगी, उनकी चर्चा तुम सुनना चाहते नहीं और अपनी खिचड़ी पकाना चाह रहे। अभी सर उनका कार्यकाल हमारे लिए संतोषजनक नहीं रहा। हाँ, नहीं, वो संतोषजनक बेटा रहे कहाँ से, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता के विकास के लिए होता है और उसकी मानसिकता में है कि नहीं है तो वो जाने। तो जनप्रतिनिधि होने के लिए विधायक बनना जरूरी नहीं है। जनप्रतिनिधि ऐसे लोग भी हैं जो रात दिन इसी जुनून में दौड़ते हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब कोई ठप्पा लगना नहीं है। जनप्रतिनिधि होना एक जिम्मेदारी है। उसमें मेरे लिए तो हर आदमी आप में से जनप्रतिनिधि है, क्योंकि ये काम साझा है। यहाँ आने का मतलब भी तो यही है। हम खुलकर बात करें ना, बात कौन कर रहा है? फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए अभी एक योजना आई है कि यदि आपने जैविक खेती का कोई काम कर लिया है, कोई काम करना चाहते हैं और आपको कुछ इंडस्ट्री लगाने के लिए कैपिटल फंड की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो आप उस योजना का नाम लिखिए AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कितना? करोड़ों रुपए का। किसको मिलेगा? बिना जमानत के एफपीओ को। एफपीओ को कोई बैंक में जमानत नहीं देनी, एफपीओ को कोई बैंक के चक्कर नहीं काटने, केवल ये पेश करना है कि हम 10-20, हमने पूछा आपसे क्या करना चाहते हो, कोई बात ना, आप दे दो, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। तुम पैसा देगा कोई आपको? देगा कोई? आपके पास योजना होनी चाहिए कि हम 4 लोग नहीं 100 लोग हैं, हम 1000 आदमी हैं जो गेहूं पैदा करते हैं। हम अपने गेहूं को पैदा करने के लिए हैं, आटा मिल लगाना चाहते हैं, हम उसके लिए ब्रांडिंग पैकेजिंग करेंगे, हम उसके साथ में 4 कार्यक्रम और जोड़ना चाहते हैं, हम बीज का गोदाम लगाना चाहते हैं, हम मंडी बनाना चाहते हैं, हम मंडी में प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं। कुछ तो करेंगे। अब योजना कुछ नहीं है, बस दे दो, तुम हमको जो दे दो हम कर देंगे काम। तो ऐसे कोई पैसा नहीं बट रहा। मतलब करोड़ों रुपए की गारंटी कौन लेने को तैयार है? सरकार। सरकार बैंक को गारंटी दे रही है
किसके लिए? ताकि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी प्रोसेसिंग के जरिए आगे बढ़ जाए। उनको कैपिटल फंड की जरूरत है, उनको मशीनों की जरूरत है, उनको निर्माण की जरूरत है, उनको बेचने के लिए जरूरत है। आप ध्यान, हम कहाँ पूछ रहे हैं 2000 खाते में आए कि ना आए? हमारी राल कहाँ टपक गई? वो 2000 खाते में आए कि नहीं आए? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि नमामि गंगे के गांव मिलकर एक संकल्प भरें। 3 साल के बाद अब हम सरकार से तत्काल प्रभाव या तत्काल राहत का कोई धनराशि लेना नहीं चाहता। ये वजूद होना चाहिए आदमी का, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक मालदार आदमी ने 2000 अपने खाते में स्वीकार ले तो उसको लिखित रिपोर्ट देनी चाहिए, मुझे 2000 नहीं चाहिए, ये मेरे राष्ट्र का पैसा है, ये उन किसानों को, ये उन लोगों को दे दिया जाए, उनको कर दो। ऐसे देश में कुछ लोग मालदार लोग होंगे कि नहीं होंगे? इस देश में एक छोटा सा आह्वान करा था गैस के सिलेंडर पर, और लोगों ने सब्सिडी छोड़ी और गैस का वितरण हो गया, ब्लैकमेलिंग बंद हो गई। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि धर्म और राजनीति के संकट से बाहर निकलें। 2 संकट हैं, एक तो राजधर्म संकट है और समाज धर्म भी इस समय संकट है। हमको किसान के धर्म को स्वीकारना है, हमको समाज के धर्म को स्वीकारना है। समाज का धर्म एक ही होता है, हम मिलकर आगे बढ़ें, मिलकर तरक्की करें, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के साथ मिलकर जिएं। इससे बढ़िया और कौन सा धर्म होगा? हम पता लगा बटे बैठे हैं, तो हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, तू इस जाति का है, मैं इस जाति का हूँ, तू इस देश का है, मैं इस देश का हूँ। अरे बाबा, किसान होना तो सबका एक ही है। जो धरती के साथ जीने का जिसका संकल्प है वही किसान है। तो किसान के नाते हम अब एक कदम आगे ऐसा मजबूत बढ़ाएं कि हम कहाँ जाएं? प्रोसेसिंग कार्य की तरफ भी बढ़ें, क्योंकि प्रोसेसिंग कार्य एक जिम्मेदारी का काम है। उसमें मशीन कैसे आएंगी, लाइसेंस कैसे लेना है, कैसे ब्रांड होगा। अब सरकार ने कितना बड़ा काम कर दिया। नमामि बिजनौर में नमामि गंगे प्रोजेक्ट का और जैविक खेती प्रोजेक्ट का विकास भवन में ही एंट्री गेट पर आउटलेट खोल दिया। कमिश्नर महोदय, वहाँ के जो डीएम हैं और वहाँ के जो सीडीओ हैं और वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी एक सूत्रता में आगे, मन में आ गया ये तो काम करना ही चाहिए। और कहाँ खोल दिया? जहाँ खोलने की दुकान नहीं है, जगह नहीं है, विकास भवन के गेट में। और छोटी मोटी नहीं कि जो औपचारिकता कर दी हो, पूरी एक जगह दी है। और ये कह दिया, सबको आदेश कर दिए कि जितना भी यहाँ मिलिट्री है, जितना भी पुलिस विभाग है, जितना भी यहाँ सिस्टम काम कर रहे हैं, कन्या विद्यालय हैं जहाँ पर सामूहिक रसोई चलती है, उनके लिए आटा, दाल, चावल कहाँ से बिक्री चाहिए? यहाँ से। सरकार ने कदम बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया। अब वहाँ क्या घमासान मचेगा? हम घमासान मचेगा ये कि उस यूनिट पर कब्जा किसका हो, क्योंकि वहाँ सभी लोग तो सामान नहीं लेके जा सकते। कुछ लोग तो वहाँ बैठेंगे, कुछ लोग तो काम करेंगे। तो हमने कहा देखो भाई, आपने बहुत बड़ा उपकार कर दिया कि आपने किसानों के लिए एक रास्ता खोल दिया, एक मंच दे दिया। लेकिन ये मंच चलाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि किसानों में भी राजनीति कम नहीं होती। यहाँ भी कैसे मैं एक दूसरे का जूस निकाल लूँ, यहाँ भी कार्यक्रम है। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए वहाँ पर ही जो एक सज्जन सभा थी, जो अच्छे लोग थे, हमने कहा कि इन 5 लोगों की एक कमेटी बनाई जाए जो निर्णय करेंगे कि किसान के उत्पादन की कीमत क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी और उसकी सप्लाई चेन कैसे होगी। नहीं तो वहाँ तो बिचौलिए आ जाएंगे। एक ही आदमी 1000-2000 रुपये की जमीन ले लेगा लगान पे और सब्जी पैदा करने लगेगा और दुकान का ठेका ले लेगा। किसान फिर भी बेचारा रास्ते से बाहर। तो हमारा धर्म ये बनता है कि हमारे गांव में जो 4 बीघे वाला किसान है उसका भी सम्मान हो, 10 बीघे वाला है उसका भी सम्मान हो और 400 बीघे वाला भी है उसका भी सम्मान। क्योंकि किसान के पास में किसान का जो दर्जा है वो जमीन नहीं है, किसान का दर्जा जो है वो जमीर है। जमीर समझ रहे ना? उसकी मानसिक चेतना में, उसकी मानसिकता में कितना इंसानियत है, ये उसका दर्जा है।
जमीन से कोई जमींदार नहीं होता, जमीन से कोई जायदाददार नहीं होता। हमने बहुत लोगों के बिखरता देखा है, लेकिन एक गरीब आदमी भी जब जमीन के साथ काम करता है तो वो सारी गांव की जायदाद का मालिक होता है। हमने देखा है ऐसा। आप तो खूब तजुर्बेकार हैं। राजनीति ये संकट से बाहर निकलना और एक इंसानियत के साथ खड़े हो जाएं। हम आदमी को देखना सीखें, हम आदमी के लिबास को ना देखें, हम आदमी की भाषा को ना देखें, हम आदमी को देखें और आदमी की उस पहचान को देखें जिसके साथ हम जुड़ सकते हैं। और आदमी की पहचान इंसानियत है और दूसरा किसान है, क्योंकि किसान वो जो खेती के साथ जिए और इंसान वो जो आदमी के साथ जिए। हमको तो आदमी के साथ भी जीना है और खेती के साथ भी जीना है। ये कार्यक्रम सरकारी नहीं है, सरकार ने तो 3 साल के प्रोत्साहन के लिए दिया है। जिंदगी भर खेती तो हमको करनी है। ध्यान से सुन रहे हैं ना, इस बात को पूरे मन में उतार लें। यही आज के कार्यक्रम की रूपरेखा है। तो जब आपको अपनी आमदनी बढ़ाने का मन बने तो कहाँ जाना है? जैविक खेती के प्रोसेसिंग में जाना है। और जिस दिन आप प्रोसेसिंग में जाएंगे, हम भी पूरे सरकारी तंत्र से ये निवेदन कर लेंगे कि इस गांव के इस उत्पादन को बिकने की जगह दी जाए। और आप बहुत भाग्यशाली हैं। जब मुरादाबाद की तरफ से रूट आता है तो कहाँ से गुजरता है? अल्लाह बगसपुर से गुजरता है और वहाँ से गुजर के वो 2 हिस्से में चला जाता है। एक कहाँ जाता है? मेरठ की तरफ, और एक कहाँ जाता है? दिल्ली की। यदि यहाँ पर एक बहुत बड़ा माल बन जाए, माल समझते हैं, वहाँ पर एक मंडी भी हो जैविक की और वहाँ पर एक माल भी हो और उस माल में लोग सामान भी लेकर आए और वहाँ पर प्रोसेसिंग भी होता हो और किसानों को उसका पैसा भी सीधा जाता हो। और कौन करते हो? एफपीओ करते हो। 5 एफपीओ, 4 एफपीओ, 10 एफपीओ, 10-20 लोग उसके मैनेजमेंट करते हों, तो आपको पता है कितना सामान आपका बिकेगा? हर गाड़ी वाला अपने खाने का सामान गाड़ी में रख कर ले जाए। वहाँ से हर गाड़ी दिल्ली की तरफ निकल जाएगी। एक तो खुदरा बिक्री तो है ही है, साथ में ये एनसीआर का सबसे बड़ा पॉइंट है कि जहाँ एनसीआर इस दिशा को भी पकड़ रहा है और जहाँ एनसीआर इस दिशा को भी पकड़ रहा है। और गाजियाबाद दिल्ली हमारे लिए कितना बड़ा स्कोप है कि जहाँ हम अपनी सब्जियों को बेच सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों को बेच सकते हैं। हम अपने ही लोगों को जो शहर में रह रहे हैं उनको अच्छी चीज़ खिलाएंगे तो अच्छे रेट लेने के भी हम हकदार हैं। ये किसी के शोषण के लिए खड़े ना हों, ये तरीके हैं। तो मेरे मन में आज सवेरे भी ये बात आ रही थी, सरकार से डिमांड करें कि जहाँ सरकार करोड़ों रुपया बहुत सारी चीज़ों पर खर्च कर रही है, वहाँ पर सरकार हमारे लिए इसी क्षेत्र में, इसी सेक्टर में जहाँ आसानी से ज़मीन उपलब्ध हो, जब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल सकते हैं तो किसानों के लिए कार्यक्रम क्यों नहीं खोल सकते? खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते? लेकिन उसके लिए हमको साझा मिजाज पैदा करना पड़ेगा। पता लगा फोटो भी मैं ही खिंचवाऊंगा और मैनेजर भी मैं ही बनूंगा और 5 साल के बाद इलेक्शन करके मैं ही लूटूंगा इसको। इसलिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में 3 शर्त लगी है। वो शर्त नहीं, वो कानून है, वो नियम है। क्या है? पहला ये है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, चयन करेंगे, इंसानियत को सामने रखेंगे, उन लोगों को उभार कर सामने लाएंगे जो ईमानदारी से पद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। जो अध्यक्ष तो होगा पर अध्यक्ष से ज़्यादा ईमानदार होगा और जिम्मेदार होगा। यदि अध्यक्ष जिम्मेदार नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, तो चुनाव तो इतना झगड़ा है कि ये बना बनाया आपका ढांचा जिसमें करोड़ों की मदद सरकार करेगी, आप सब लोग मेहनत करेंगे और उसको एक बदमाश आदमी बीच में आएगा और पैसा देकर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो लोग 500 रुपये में वोट बिक जाती है। क्या करोगे फिर आप? यहाँ बड़े बड़े तंत्र गिर गए। यहाँ पराग जैसी डेयरी जो अमूल की भी बाप थी, जिसकी नियमावली पढ़कर देखोगे तो अमूल उसका कुछ मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन इसी सरकारीकरण और इसी चुनाव प्रक्रिया में सारा तंत्र, जिम्मेदारी खत्म होती चली गई, लूट मच गए, खत्म हो गया। हमको नहीं करना है। दूसरा काम लिखिए, ये आपसे मैं इसलिए लिखवाना चाह रहा हूँ कि ये मेरे मन की वो मुद्दे हैं जिन पर मैंने लंबे समय 40 साल काम किया है। चुनाव समाज को तोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम नहीं करता।
इसलिए चयन प्रक्रिया का मूल्यांकन करेंगे, कौन आदमी समाज के साथ न्याय कर सकता है, कौन आदमी जिम्मेदार है, कौन आदमी ईमानदारी से सत्य बोलता है, इन सब चीज़ों को ध्यान दें। अपने गांव में इस तरह के लोगों को छांटो और उसको कंपनी का डायरेक्टर बनाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके गांव के लोगों का चयन मैं करूं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। आप वहां से 5 ईमानदार लोगों को छांटिए। हाँ, ये आदमी हैं जो उस फाउंडेशन की नींव रखेंगे, जो फाउंडेशन आगे वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देगा। दूसरा काम जरूर करें। दूसरा काम क्या है? हम कोई समझौता नहीं करेंगे, हम न्याय के साथ जिएंगे। हम सब किसान हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई डायरेक्टर है ना कोई शेयर होल्डर है, सभी सदस्य हैं किस बात के? इस अभियान के। और इस अभियान का नाम है कृषक उत्पादक संगठन। तो कृषक उत्पादक संगठन का सदस्य बनने में हम कौन हैं? हम किसी शर्त के साथ नहीं चलेंगे। किसके साथ चलेंगे? न्याय के साथ चलेंगे। ये किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है। और तीसरा महत्वपूर्ण काम है, हम अपनी मानसिकता को बदल देंगे। क्या मानसिकता? खेती में व्यापार की मानसिकता से कदम नहीं बढ़ाएंगे, अर्थात अपने गांव में रहते हुए कभी भी व्यापार की प्रवृत्ति को, व्यापार के विचार को अपने अंदर नहीं आने देंगे। हम खेती को व्यवसाय के साथ जोड़ेंगे। खेती व्यवसाय है, व्यापार नहीं है। व्यापार झूठ छल फरेब का काम है। जब विश्वासघात करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कम तोलते हैं, बदमाशी करते हैं, उसका नाम व्यापार है। व्यवसाय किसका नाम है? जहां पूरा लेने और पूरा देने, कहीं पर भी किसी का शोषण नहीं, कहीं कोई किसी का कमीशन नहीं काटेगा। नहीं तो आज कमीशन ने इतनी बड़ी जगह ली है समाज में कि लोगों ने अपने कारोबार बंद कर दी, कमीशन की दुकान खोल दी, लिखने लगे कमीशन एजेंट। मतलब पैदा करने वाला भी मर गया, खाने वाला भी चक्कर में फंस गया, और इसकी दुकान बढ़िया चल रही है। कौन है ये? ना ये पैदा करता, ना ये कुछ नहीं करता। क्या करता है? इधर की फोन पे सुना, इधर को बता दे। क्या काम है इसका? कमीशन एजेंट। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कोई कमीशन पर कभी काम नहीं करेगी, क्योंकि कमीशन पे काम करना अपराध है। किसी भी धर्म की किताब को उठाकर देख लो, उसमें गैर कानूनी तरीके से कोई भी धन का अर्जन जो है वो किस चीज का द्योतक है? अपराध का द्योतक है। यहां तक कि कुछ कानून तो ब्याज को भी नहीं स्वीकारते। हम यदि ऐसी व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित सफल होंगे। तो इस प्रकार से छोटी मानसिकता से ना चलें। हमने अपनी जिंदगी का 3 साल महत्वपूर्ण तरीके से आपके लिए रिजर्व रख दिया है। हम दुनिया के काम छोड़कर नमामि गंगे योजना के लिए तैयार खड़े हैं। आपका फोन आने की देर होगी, यदि आप हमको बुलाना चाहेंगे हम तुरंत आएंगे। ध्यान से सुन लेना, मेरे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। मेरी कोई योजना में नहीं लिखा कि मैं जाऊं और आपके साथ बातचीत करूं, और इतने साल तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन हम तन मन धन से आपके साथ जुटे, हम हर उस कदम पर आपके साथ रहेंगे। जहां मेरे किसी भी एक साथी को कोई तकलीफ होगी, हम मिलकर उस कांटे को कैसे निकाल सकें। क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं आपका, मैं ठेकेदार भी नहीं हूं, पर मैं जिम्मेदारी के साथ आपका मित्र जरूर हूं कि आपके दर्द में, आपके उस कांटे को निकालने में आपकी मदद करूंगा, क्योंकि आपका कांटा मेरा भी कांटा है। और मैं तो 3 साल के बाद भी रहूंगा। लेकिन 3 साल में यदि आपने योजना को सही ढंग से नहीं समझा तो आपको कलंक लगेगा, आप थकावट में आएंगे, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो स्थिति उसको बोलते हैं निराशा की स्थिति। उसमें ना जाएं। हर आदमी के अंदर ताकत है, सही बात करने का क्या संकोच हो रहा है? आपको डर लगता है जैविक खेती में उत्पादन गिर जाएगा, हम साथ हैं। आपको डर लगता है कि हमारा सामान कहाँ बेचेगा, हम साथ हैं। आपको कोई तकलीफ तो बताओ कि कीड़ा लगेगा तो उसका इलाज क्या होगा, हम साथ हैं ना आपके। लगन तो दो कीड़े को, आन तो दो। फसल लगाई नहीं, बिकेगा कहाँ? फसल लगाई नहीं, कीड़ा लग जाएगा। अभी तो यही हो रहा ना। तो हमारे पास शिकायत और बहाने खत्म होने चाहिए। ये 2 शब्द नोट कर लें। जैविक खेती के लिए शिकायत करना और बहाने भरना। हम बात कर रहे हैं आमदनी कैसे बढ़े, और वो बैठा है
यूँ बताओ नीलगायों का इलाज कैसे हो? मैंने नीलगाय का जिक्र कराया क्या? ये जो दुर्दशा हो रही है इससे बचने की जरूरत है। बड़ी सभा को उखाड़ देते हैं, बढ़िया सभा चल रही है, एक खड़ा होगा, मुझे सब बात अच्छी है, ये बताओ ये जो जंगली सांड घूम रहे हैं इनका क्या इलाज है? अरे भाई जब सांड के बाद आएगी जब इलाज में करेंगे। आदमी से कुछ चपड़ा है, काले सांप का जहर निकाल के बेच दिया, हाथी नचा दिया, ये जंगली सांड कैसे नहीं जाएंगे? ये जंगली सांड हमने तो खोल रखे हैं। जिस दिन आप बांधने की नीयत पाओगे बांध जाएंगे, इतनी जगह पड़ी है बांध जाएंगे। आपके इरादा कोई छोटा है क्या? लेकिन इरादा तो देखा ही नहीं। हम तो सामने वाले को नकारना चाहते हैं। ये भी आ गया कोई भाषण देने की, चलो इसको भी गर्म कर देते हैं। हम गर्म करने का एक ही इलाज है, कोई बात तो सुनेंगे नहीं, यही बात सुनते रहेंगे, रोटी की बात कब करेंगे, दाढ़ी की बात कब करेंगे। और जो 100 रुपये मिल जाए तो और बड़ी बात, फिर तो बल्ले ही बल्ले, फिर तो सारे दिन बैठा रखो। इतने छोटे मत बनो, क्योंकि अन्नदाता आपको किसी ने वैसे ही नहीं कहा है, हो अन्नदाता इसलिए कहा है। पर ये आज़ादी के बाद जो खेती अपनाई थी, अन्नदाता की खेती नहीं थी, तो बाजार की खेती थी। और जो खेती कर रहे हो ये बाजार की खेती है, इसको कलंक को जल्दी से जल्दी बंद करो। ये बाजार की खेती समझ में ना आ रही हो तो मैं लिखे दे रहा हूँ। अभी आपसे पूछूंगा, आप किसान हो या कौन हो? अभी मेरी भाषा में आप क्या बोलोगे? किसान हो या नहीं? तो पता लगा कि खेती की लागत। अब पहला विषय आता है खेती की लागत, और दूसरी बात समझ। अब पहले लागत में देखिए, लागत में पहला काम है जुताई, दूसरा काम क्या है? सिंचाई। जिनको नहीं दिख रहा वो बाद में फोटो खींच लेंगे, मैं ऐसे ही छोड़ूंगा इसको, ये आपके अंदर बैठ जाना चाहिए चित्र। तीसरा क्या है? खाद। चौथा बीज। पांचवा दवा। जुताई के साथ साथ में खेती के और भी काम हैं जो मशीनों से होते हैं, तो बहुत सारी मशीन है। मैं मोटी मोटी बात आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ मुझे बताइए कि जुताई आप किससे कर रहे हैं इस समय? किससे कर रहे हैं? बैल हल वाला कोई है? कोई नहीं। सब कौन है? या तो अपना ट्रैक्टर है या किसी दूसरे का ट्रैक्टर। अब ये ट्रैक्टर कहाँ से खरीदा? तुमने बनाया, बाहर से लाए? ठीक है, बाजार से। पैसा दे गए और किसी ने दे दिया? पैसा दे के लाए। तो ट्रैक्टर पैसे से खरीदा, कहाँ से खरीदा? बाजार से। क्या बचा आपके पास? समय बच गया और मेहनत बच गई। उसका क्या करो? ताश खेले, राजनीति करी, दो ही तो काम है। उसका वो जो बचा उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो अब ट्रैक्टर जो है बाजार से, अब इसके लिए ईंधन कहाँ से आएगा? बताओ कहाँ से आएगा? बाजार से। अब ईंधन के बाद में कोई खराबी आ गई तो पुर्जा कहाँ से आएगा? और इसकी मरम्मत कहाँ होगी? तो जुताई किसने करी? बताओ मुझे। बिल्कुल पक्का। जुताई किसान नहीं करता, किसान कठपुतली की तरह नाचता है। किसान कठपुतली की तरह नाचता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रैक्टर बंद कर दो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रैक्टर दुनिया की सबसे रद्दी मशीनों में है। क्या काम करती है? हर मशीन कम से कम 200 दिन के डाटा में जांची जाती है कि यदि ये मशीन एक साल में 200 दिन चलेगी तो ये उस इंडस्ट्री को उभार देगी। मैं तुमसे इंसानियत से पूछ रहा हूँ कि किसान के घर में ट्रैक्टर कितने दिन चलता है खेती में? बताओ। 30 दिन मुश्किल चलता होगा पूरे साल। डाटा यही है। 28 से लेके 32 दिन तक के डाटा हैं जो हमने सैकड़ों किसानों से पूछे। जो चीज 365 दिन में से कितने समय चलती हो? 30 दिन। और बाकी समय उसके थाली खड़े रहने का भी पैसा बाजार को जाता हो। ब्याज जाएगा कि नहीं जाएगा? बराबर ब्याज जाएगा। डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जो घटत होती है वो भी लगेगी, सब कुछ लगेगा।
तो ये एक ऐसी मशीन थी जो जिंदगी भर घास उखाड़ने का काम करा और खोपड़ी के बाल उतर गए। घास नहीं गई, ये घास चली गई, क्योंकि घास का नियंत्रण करना होता है, घास को नष्ट नहीं करना होता। ये समझा है? मेरा 1987 का गणित है। ये कब का गणित है? 1987 में मुझको ये बीमारी लग गई थी और ये मैंने IRI में एक जेनेटिक डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट थे डॉक्टर जैन, उनको ये रिपोर्ट दी थी। मैंने कि जैन साहब, मेरे तो 4 साल के बाद ट्रैक्टर की किस्त नहीं पटी, उत्पादन खूब बढ़ रहा है पर मेरी तो आमदनी घट गई, इसका कारण क्या है? तो जब कारण पता करके मैं गया, लिख के ले गया, मैंने उनको बताया कि ये रिपोर्ट कह रही है, मेरी रिपोर्ट है ये। तो उन्होंने कहा बेटा ये तेरी गजब की रिपोर्ट है, इस समय सुनेगा कोई नहीं, लेकिन 30-40 साल के बाद में ये देश चिल्लाएगा कि कितना बड़ा नुकसान इन्होंने धरती और नुकसान किसानों का कर दिया। ये उस व्यक्ति ने उस समय कही थी। कब? 87 में, 87 में। हो सकता है कुछ तो ऐसे भी जिनका जन्म ना हो। लेकिन हम भी इरादे से लगे। उन्होंने एक बात मेरे से कही, तो पढ़ा लिखा आदमी है, इसका रास्ता निकाल। तो ये ऑडिट हुआ उस समय। फिर अब देखिए, सिंचाई के लिए कोई साधन कहाँ से लेते हो? मोटर, पंखा, इंजन, पुर्जा, डीजल, मरम्मत कहाँ होती है? यहाँ भी बाजार में और यहाँ भी बाजार। ये किसने छीन लिया? बाजार। अब रात दिन पानी निकालो, पैसा कहाँ जाएगा? खाद लेने कहाँ पहुंचे? बीज लेने कहाँ पहुंचे? दवाई लेने कहाँ पहुंचे? खेती किसने करी? तुम तो यूं कह रही, मैं कर रहा हूं। तुम मुझे बताओ तो सही। खेती का सारा मुनाफा खेती से पहले ही बाजार ने ले लिया और अपनी शर्तों पर ले लिया। नकली बीज दे दिया, नकली खाद दे दिया, नकली दवाई दे दी। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। रसीद कटवाने की बात करोगे, बोले आगे ले लीजिए कभी। कोई रसीद नहीं कट रही, कोई जवाबदेही नहीं। अभी बात यहाँ नहीं ठहरी है। अब इसके बाद में दूसरा कॉलम शुरू होता है। आपके हाथ में आया उत्पादन। अब उत्पादन के आधार पर 2 चीज होंगी, एक तो उसकी बिक्री और एक उसकी कीमत। बिक्री कहाँ हुई? बाजार पहुंच गए। शकल ही तो बदली है, पहले इधर थे अब इधर थे। भाई पहले मंडी से बाहर थे, अब कहाँ पहुंच गए? मंडी में पहुंच गए। और कीमत किसने रखी? कैसे खड़े हैं वहाँ? सही बताओ, कैसे खड़े होते हैं वो? कैसे खड़े होते हैं? ऐसे होते हैं जैसे पीट के किसी को अलग खड़ा कर। तोलने में बदमाशी, छानने में बदमाशी, बोरी गिनने में बदमाशी, जितना भी काम हो सकता है सारा काम हो सकता है। मैं दिल खोल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी लुटाई हुई है। रेट में फर्क, जो भी जहां कर सकते हैं वही फर्क। हर तरीके का फर्क ही नहीं, फरेब, विश्वासघात। पैसा देते समय ऐसे गिन के दे जैसे ये निकल के ऐसे रहा मेरे हाथ से। और यदि उसमें भी 6 महीने का उधार हो गया तो बाद में पता लगा उसमें से मार लिया। और किसान चूंकि उसको धरती पर भरोसा होता है, अंत में कह देता है तू जाने तेरा भगवान जाने, जो देता हो देता, ना तो हम तो फिर कमाए खाएंगे। यही चल रहा है कि नहीं चल रहा? इसलिए मेरे किसानों ने कभी लिखाई पढ़ाई नहीं करी। क्यों? लिखाई पढ़ाई तो उसकी करें तो लिखने पढ़ने लायक हो, इसकी क्या करें? टूटी हुई खेती का क्या लिखोगे? लिखने के बाद में तो ये और सामने आती है तस्वीर की खेती सबसे बुरा काम है। आप जैसे नौजवान बालक हैं, इनका भी दम छोटा हो जाए, निकल जाएगा दम, क्या करेंगे? एक दूसरे का हतोत्साहन कर देंगे, नुकसान कर देंगे। इसके बाद में एक और काम हुआ, तीसरा काम। ये जो काम था प्रोसेसिंग का, ये किसने करा? ये किसने करा? ये भी पता नहीं। आलू के चिप्स बनाए, हम क्या कितने उदाहरण देते रहे, पर आलू का चिप्स किसने बनाया? चिप्स की कीमत नहीं गिरी, चाहे आलू सड़कों पर फेंका गया।
बिस्कुट की कीमत नहीं गिरी, चाहे गेहूं, कंट्रोल रेट कुछ भी रखा। मंडी सरकार ने कंट्रोल रेट क्या रखा? 1975। बाजार किस रेट में लगा? 1500। तो किसानों की लड़ाई इस बाजार से होनी थी सरकार से? मुझे बताइए इसे, किसानों की लड़ाई किससे होनी थी? ये तो उल्टा काम हो गया। गलती करी बैल ने और पीट दे गधा। इसलिए कोई हल नहीं निकल रहा, क्योंकि करे कौन? सरकार खेती करती नहीं और किसानों को समझ में नहीं आएगा शिकायत किससे करें। यदि यही किसान, मैं बिल्कुल खुली मुखर आवाज से कह रहा हूं, यदि ये किसान मंडी और बाजार में व्यापारियों के साथ बैठकर इतनी मशक्कत कर लेते और उनसे कहते कि तुम भी यदि इंसानियत के साथ हमारे साथ काम करो तो हम भी जिंदा रहेंगे और आप भी जिंदा रहेंगे। कोई पहल इस देश में नहीं। यहाँ तो राजनीति होती है ना हर चीज की, सारा गड़बड़ मामला। इसके बाद में प्रोसेसिंग भी हाथ से गया। कंज्यूमर को हर चीज महंगी खरीदनी पड़ी, और कंज्यूमर कौन थे? हम थे कि नहीं थे? हम भी हैं। हमारे बच्चे जब उसी आलू का बिस्कुट चिप्स खाएंगे तो क्या रेट देकर आएंगे? देंगे कि नहीं देंगे? तो इन ये जो चीजें हमने पैदा की थी, ये सारा कच्चा माल कहाँ चला गया? बाजार में चला गया, और ये बाजार से तैयार होकर आया, और फिर किसने खाया? हमने खाया। हल्दी की खेती में किसानों से कहता हूँ तो अरे कौन करेगा, कहाँ पे कहता? मैंने कहा हल्दी खाता है कि नहीं? हाँ खाते थे रोज, जब तू खाओ सब खाओ है। एक तुलसीराम आदमी है, वहाँ का ओमपुरा गांव है जिसमें हसनपुर के पास, तो मेरे पास रहता था। उधर का कुछ काम मिल जाए अच्छा सा, तो मैंने उसको कहा, मैंने कि बेटा तुम हल्दी की बिक्री करो। बोले कहाँ बिके? हमने कहा देखो सहज रूप में देखो, एक गांव में जाओ, अंदाजा हर घर में रोज हल्दी खाई जाती है, आप शुद्ध हल्दी लोगों को दो, ये पता लग जाएगा गांव में कितनी बिक्री होगी। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ 50 से 60 किलो प्रति महीने हर गांव में हल्दी लगती है। कितनी? 50 से 60। उसके पास में केवल हल्दी का 2 कुंटल पाउडर था। जब वो गांव में बेचने के लिए खड़ा हुआ तो 2-3 महीने के बाद लोगों के फोन आने लगे, भैया तुम हल्दी लेकर नहीं आए, अब हल्दी हो तो कैसे हल्दी बिक गई। फिर वो कहाँ बदनों से हल्दी लाए, यहाँ से हल्दी लाए, मशीन लगाई, पाउडर बनाया, गाड़ी ली और होटलों को हल्दी बेची, गाँव को हल्दी बेची। एक मजबूती से खड़ा हो गया एक आदमी। उसने बताया कि हल्दी की बिक्री There's no internet connection at the moment. 10 कुंटल पाउडर की हो रही है, जो मेरी अप्रोच। और 10 कुंटल पाउडर के लिए कितनी हल्दी चाहिए? 5 गुना हल्दी की जरूरत, कच्ची हल्दी की। साल भर में हिसाब लगा तो एक गांव के तो सारे किसान भी पैदा कर सकते हैं। हमने पैदा किस लिए नहीं करी कि हमने मार्केट देखा ही नहीं, हमें उबाल कर पाउडर बनाना आता ही नहीं, कच्ची हल्दी को कोई खरीदार नहीं। मैंने 50-60 हज़ार लोगों को मधुमक्खी पालन का काम कराया। मैं जब उसमें मैंने देखा कि पहली दूसरी साल में 200 टीन शहद आया। कितना शहद? 200 कनस्तर शहद आया, और हमने शहद देखा था बोतलों में। तो मेरे सामने एक बड़ा संकट हुआ कि भाई अब मैं कैसे बेचूं? ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात होगी। मैंने पहले कह दी मैं बिकवा दूंगा, अब बेचूं कैसे? क्योंकि जब समस्या आती है, जब पता लगता है, तो हमने सबको बुलाया। हमने कहा देखो भाई, इस योजना का नाम क्या है, मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन? तो उन्होंने कहा मधुमक्खी पालन। तो मैंने जिम्मेदारी मधुमक्खी पालन की ली है, शहद उत्पादन की नहीं। शहद आप खाओ, रिश्तेदारों को बांटो, मैं आपकी मक्खी बिकवाने का हकदार। अब चूंकि मक्खी बाजार में तो बिकती नहीं, तो हमने क्या किया, हमने बैंकों के साथ बात करी। और आपको ध्यान होगा कि मैं पूरा जो बैंक का स्टाफ है, प्रथमा बैंक एक ऐसा बैंक मुझे मिला कि जिसने मेरी बात को माना, और 8 साल तक एक बड़ा काम चला। और उसमें काम क्या था, हमने बैंक वालों से कहा कि तुम एक किसान पर 50,000 रुपये खर्च करो, तो इसको मधुमक्खी पालन सिखाओ, और ये 3 साल में आपके पैसे वापस कर दें।
ये योजना किसानों को भी समझाए। कार्यक्रम चल गया, कैसे चल गया, मधुमक्खी की बिक्री कैसे हो। तो हमने उन्हें बताया कि भाई तुम्हारा एक काम है कि जब मैंने तुमको सिखाया था तो सिखाने के बाद में तुमको गुरु दक्षिणा देनी थी कि नहीं देनी थी। मैं गुरु नहीं हूँ, मित्र दक्षिणा ही दे दे, मित्र तो हूँ। तो बोले हाँ ये तो पक्की बात है। तो उन्होंने वो 100-200 इकट्ठे आए और यहाँ आके कहने लगे कि 5% पैसा हम अपनी कमाई का आपको देंगे। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। यदि मित्र को दक्षिणा देना चाहते हो, सम्मान देना चाहते हो, तो आज मुझे ये तय करके बताइए कि तुम प्रति वर्ष अपने जैसे 5 लोग बनाओगे कि 10 लोग बनाओगे, बताओ। तो उन्होंने कहा तो हम 10 बना देंगे। तो हमने कहा पक्का हो गया। अब 10 मधुमक्खी पालक को ट्रेनिंग भी आपको देनी है और 10 मधुमक्खी पालक भी आपको खड़े करने हैं। अब 10 मधुमक्खी पालक को मक्खी की जरूरत थी कि नहीं थी? अब कहाँ से लाऊंगा, इन्हीं की बिकेगी। तो उनका बाजार उनके अंदर ही खड़ा कर दिया। और मजे की बात, इस बाजार में कोई बिचौलिया नहीं था, केवल आदमी का मन कमजोर था। और 60,000 लोगों तक ये अभियान चला। कब छोड़ा? जब लोग शहद में मिलावट करने लगे, चोरी, मक्खी की चोरी करने लगे। फिर हमने मन बदल दिया और हमने कहा कि अब आदमी को मालदार बनाने की जरूरत नहीं है, समझदार बनाने की जरूरत है। ये पक्का ध्यान से सुन लीजिए। इसलिए मैं जैविक खेती के फॉर्मूले नहीं बताता, मैं जैविक खेती बताता हूं कि जैसा मैं समझदार हूं ऐसे आप भी हो। आप भी समझ सकते हो, मेरे से अच्छा जी सकते हो। इसकी प्रकृति में व्यवस्था है। उस कुदरत ने किसी भी आदमी को कमजोर दिमाग का बनाकर भेजा है। कमजोर तो हम हो गए क्योंकि हमने सोचा नहीं। तो आज मैंने इस समय तक आपकी इस बात को नहीं, बेटा अभी और चलाऊं 5 मिनट। तो मैं अब इस बात की समरी कर देता हूं कि क्या क्या काम हमको करना है। हमको केवल 2 ही काम करने हैं। जैविक खेती में प्रोसेसिंग को समझना है और चौथा मार्केटिंग को समझना है। तो 4 काम तो ये हैं, ठीक है। और दूसरा काम ये तो है, इसी को चलाने का जो कार्यक्रम है उसका नाम है एफपीओ। एफपीओ आपका परिवार है, उसमें दोनों एफपीओ भी बन रहे हैं। मान लिया इधर जो किसान भाई बैठे हैं, इधर जो किसान भाई बैठे हैं, वो अपने में तय करेंगे 5-5 आदमी। उन 5-5 आदमियों का जो भी कार्यक्रम होगा। और अभी ये तय भी कर रहे हैं हम कि अभी एक नया कार्यक्रम आया है कि उस कार्यक्रम में इधर से हम आगे बढ़ेंगे। इसको कंपनी एक्ट, सहकारिता किस मोड में लेकर चलेंगे, तो सरकार के साथ बात करके आपके उसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया महीने, 2 महीने, 3 महीने में पूरी हो जाएगी। इसके बाद में कंपनी की नियमावली, कंपनी के काम करने के तरीके वो आगे बढ़ेंगे। और जल्दी में मेरा एक कार्यक्रम मन बन रहा है कि हम आदरणीय कमिश्नर महोदय को साथ में लेकर एक तरीके का एक कार्यक्रम की शुरुआत करें कि जहाँ पर कृषक उत्पादक संगठन के लोग हों और इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद मंडल, मेरठ मंडल और भी कोई मंडल जुड़ सकता है। हो सकता है अलीगढ़ की बात सुनने आ रही है और ये भी आ रही है। और एक संभावना ये भी बन रही है कि उत्तर प्रदेश के पूरे मंडलों में भी ये कार्यक्रम चलाया जा सकता है। तो मेरी जिम्मेदारी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं आपसे आश्वासन कर रहा हूँ कि मेरठ और मुरादाबाद मंडल में ये काम करने का हमारा मन बन गया है। और आदरणीय हमारे यहाँ के जो कमिश्नर हैं सुरेंद्र जी हैं, बहुत ही कर्मठ आदमी, किसान के बेटे, खेती को समझे हुए, उनकी रुचि है किस तरीके से हम मिलकर इस नमामि गंगे योजना को एक मॉडल के रूप में खड़ा करें। और आप लोग जिम्मेदारी के साथ में इन सभी दोनों कार्यक्रमों को, चाहे आप पर LRP का पद है, चाहे आप ग्रुप के लीडर हैं और चाहे आप ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसमें कोई किसी के लिए पद नहीं है। हर आदमी कभी भी किसी के साथ मिलकर बात कर सकता है और मिलकर उस चीज़ को लिखा पढ़ी करें, महीने की मीटिंग करें और अपनी योजना बनाएं। और आगे के इरादे में कहीं भी आपको कमजोरी दिख रही है तो आदरणीय त्यागी, हिमांशु भाई, रविंदर जी, अनुज भाई आपके बीच में रहेंगे, हम आपके बीच में रहेंगे। विषम कोच भी कर सकते हैं,
सारी मैंने यही रूपरेखा आपके सामने रखी। मैं सभी को शुभकामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी फिर दोबारा बैठें, आपके गांव में बैठें, क्षेत्र में बैठें, जहाँ भी आप कहेंगे। और इस बीच में यदि किसी को कुछ कहने का मन है तो वो भी बात कर लें। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।